देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल है। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, तो ये आपको फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग उठाते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपने टैली में बना रखा है। लेकिन मैंने आपको बताया सेम यही प्रॉफिट को हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, हम इसमें कुछ ऐड डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऐड क्या होता है। ऐड का मतलब दोस्तों ऐसे याद रखेंगे, व्हाट इज डिसअलाउ। क्या मैंने बोला? ऐड का मतलब है व्हाट इज डिसअलाउ। जो चीज आप ऐड कर रहे हैं इसका मतलब प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। आपने प्रॉफिट निकाला ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपने टैली बनाई उसको इनकम टैक्स कह रहा है ये चीजें ऐड बैक करो। क्यों ऐड बैक करो? देखो पहला गवर्नमेंट कह रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने गलती से कोई चीज प्रॉफिट और लॉस में ऐसी डाल दी जो कैपिटल इन नेचर है, मीन्स कोई एसेट्स को डाल दिया, होना चाहिए था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, उसको ऐड बैक कीजिए। कोई पर्सनल एक्सपेंस ऐड कर दिया, ऐड बैक कीजिए। चैरिटी डोनेशन ऐड बैक कीजिए। कोई इनकम टैक्स पेड आपने किया हुआ उसको ऐड बैक कीजिए। उसके बाद एक लिखा हुआ है एक्सपेंस डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 40 एंड 40A। ये क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, सरकार ने बोल रखा है, एक लिमिट तय कर रखी है कि इस लिमिट से ज़्यादा आप किसी को कैश में पेमेंट नहीं करोगे। लेकिन आपने कैश में पेमेंट की, तो अगर आपने कोई खर्चा उस लिमिट को क्रॉस कर दिया और कैश में पे कर दिया तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, उस खर्चे को ऐड बैक किया जाता है। कोई आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, डेप्रीसिएशन जो अकाउंट्स में लगाते हैं ना वो ऐड बैक हो जाता है। और फिर डेप्शन कैसे अलाउ होता है? अभी नीचे माइनस होगा। डेप्शन कैसे होगा? एज पर इनकम टैक्स वाला, एज पर इनकम टैक्स माइनस होता है। अकाउंट्स वाला क्या होता है? डिसअलाउ होता है। अदर एक्सपेंस जो भी डिसअलाउ होंगे, और एक्सपेंस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स। कोई ऐसा खर्चा जो किसी और हेड में जाना चाहिए आपने यहाँ ले लिया। कोई और खर्चा, जैसे कि मान लो, याद है आपको म्युनिसिपल टैक्स कहाँ माइनस होता है? हाउस प्रॉपर्टी में। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन हाउस प्रॉपर्टी में रिडक्शन मिलती है। तो ऐसे खर्चे जो किसी और हेड में मिलने थे आपने यहाँ माइनस कर रखे, उसको आप क्या कीजिए? ऐड बैक। और एक होता है दोस्तों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये क्या होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? जब कोई कंपनी खुलती है तो कंपनी खुलने के पहले के खर्चे होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट इसको 5 किस्तों में माइनस करवाती है। सारा आप एक साथ माइनस नहीं कर सकते। तो जितना आपने 1/5 से ज़्यादा माइनस किया हुआ है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐड बैक हो रहा है। तो यहाँ पे ऐड की कहानी खत्म होती है। आई होप आप समझ पाए कि ऐड हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों ऐड हम वो कर रहे हैं जो डिसअलाउ है, जो खर्चा इनकम टैक्स नहीं मानता, ये आपके प्रॉफिट को बढ़वा देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले पूछो। चलिए अब आगे फॉर्मेट हमारा क्या कहता है दोस्तों, नीचे आइए और यहाँ पे आता है, देखो लेस लिखा है, देखो लेस अमाउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल बट नॉट इंक्लूडेड इन अंडर बिजनेस इनकम। मिला आपको ये हेडिंग? हो रहा है देखो, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड यहाँ से हटाएंगे, डिविडेंड अदर सोर्स की इनकम, इसलिए यहाँ से हटा दिया। रेंटल इनकम यहाँ से क्यों हटा दिया कोई बताइए? क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड टू द एक्सटेंट नॉट अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर। कोई बैड डेट्स आपका हो गया, आपने खर्चा दिखाया, ठीक है ना, बैड डेट्स अलाउ नहीं होता, यानी बैड डेट्स को खर्चा नहीं मानती इनकम टैक्स। लेकिन कोई बैड डेट्स खर्चा अलाउ नहीं हुआ था उस टाइम, ऐड बैक कर दिया था गवर्नमेंट ने, अब वो बैड डेट रिकवर हो गया तो हम उसको लेस करवा रहे हैं क्योंकि वो आपकी इनकम में जुड़ गया था। इसी तरीके से अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला वो आपकी इनकम नहीं है। कोई आपको कैपिटल गेन हुआ, इस हेड की इनकम नहीं है। गिफ्ट आपको मिला वो इस नेचर का नहीं है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कोई रिफंड मिली तो इस हेड की नहीं है। और लास्ट में आइए क्या लिखा हुआ है? डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। मिला आपको? डेप्शन मैंने कहा था ना, अकाउंट्स वाला ऐड होता है और इनकम टैक्स वाला माइनस होता है। अब जो ये ऐड लेस करने के बाद आया, दिस इज योर व्हाट? बिजनेस इनकम। इस पे गवर्नमेंट आपको स्लैब या इनकम टैक्स का फ्लैट रेट लगाएगी, जो भी आपका नेचर होगा। सबसे ऊपर देखो हेडिंग है जहाँ पे पीजीपी शुरू हो रहा है, लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट अलाउबल एट डिडक्शन। ये वो खर्चों की लिस्ट है जो आपको अलाउ नहीं होंगे। अगर ये खर्चा आपने प्रॉफिट और लॉस में माइनस कर रखा है तो इसको हम क्या कर देंगे? ऐड बैक। वो कौन से खर्चे? कोई आपने फीस पे करी रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार कौन होता है? कंपनी रजिस्ट्रार को बोलते हैं रजिस्ट्रार, ROC। जो भी आप कंपनी की फाइलिंग की फीस पे करते हो गवर्नमेंट को, अगर खर्चा आपने लिखा है तो उसको ऐड बैक। अगर आपने कोई फीस पे कही रजिस्ट्रार को तो अलाउ नहीं होगी। बैंक गारंटी कोई कमीशन पे करते हो, अलाउ नहीं होगी।
पेमेंट टू ऑब्टेनिंग टेनेंसी राइट, ये ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो, उसका राइट खरीदते हो। कोई पेनल्टी पे करी आपने, पेनल्टी इसलिए अलाउ नहीं होती क्योंकि वो गलत काम करने की वजह से पे किया हुआ है, तो गलत काम खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर शिफ्टिंग टू हिज रजिस्टर्ड ऑफिस, कुछ खर्चा पे करना पड़ता है आपको जब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस आप एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करते हो। इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन पेमेंट, कभी कभी आप कोई बैंक का इंटरेस्ट टाइमली पे नहीं करते, गवर्नमेंट उस पर भी ब्याज लगाती है, मतलब बैंक, उसका खर्चा अलाउ नहीं होगा। और सेल टैक्स वगैरह खर्चा अलाउ नहीं हो, कोई जीएसटी वगैरह पे करोगे तो उसका कोई खर्चा अलाउ नहीं हो, ये हमेशा आपके खर्चे नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? सेक्शन है, पता है क्या पीजी पूरा हेड क्या है, क्या अलाउ क्या डिसअलाउ। अभी हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं, ये कोर्स हमारा अकाउंट्स का है, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिसको आप ऑडिट सुना होगा आपने, ऑडिट करने आते हैं, तो ऑडिट में वो यही चेक करते हैं कोई ऐसा खर्चा तो नहीं है जो इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो। तो हम पढ़ेंगे एक क्या होता है, एक टैक्स ऑडिट हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, मैं लिखवा दूंगा आपको कि टैक्स ऑडिट कब होती है। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट क्या है ये 8 पॉइंट, लॉसेस विच आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम बिजनेस इनकम। ऐसे लॉस जो कैसे रिलेटेड है, लॉस इनकर्ड बिफोर द बिजनेस इज कमेंस्ड, ऐसा कोई लॉस आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट को जो बिजनेस के शुरू होने से पहले हुआ, तो आपको एक लॉस अलाउ कर तो दिया, एक खर्चा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लेकिन आप कोई ऐसा खर्चा बोलते हो बिजनेस कमेंसमेंट नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट कैसे पता कमेंसमेंट कब हुआ, आप जब बिजनेस रजिस्टर्ड करते हो तो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बिजनेस को, कमेंसमेंट जैसे जीएसटी रजिस्टर का आता है सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, तो वो डेट से पता चल जाएगा कि उस डेट का पहले खर्चा अलाउ हम नहीं करेंगे। लॉसेज इनकर्ड इन द क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस, ये भी खर्चा अलाउ नहीं होता। लॉस इनकर्ड ड्यू टू डैमेज, डिस्ट्रक्शन और एनी कैपिटल लॉस, समझ रहे हो कौन से खर्चे हैं, कोई भी कैपिटल एसेट का नुकसान हो जाता है, आप कहते हो कि आग लग गई, फायर लग गई, तो फिर बीमा कराया होगा ना आपने। लॉस विच इज नॉट इंसिडेंटल टू कैरिंग ऑन द बिजनेस, कोई ऐसा खर्चा है जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि मैंने करोड़पति में गया था, वहां जाने के लिए मेरे को 10,000 रुपये खर्च करने पड़े, तो ये आपका बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है ना, जिस चीज़ का बिजनेस है उससे रिलेटेड खर्चे आप मांगिए। लॉस ड्यू टू सेल ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एज इट इज कैपिटल लॉस एंड नॉट बिजनेस लॉस, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम जिस हेड में है उस हेड में जाएगी, तो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस की बात करोगे तो वो तो कैपिटल गेन के हेड में जाना चाहिए, तो यहाँ से आप हटाइए। लॉस कॉज बाय फोरफीचर ऑफ एडवांस गिवन टू परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, ये बहुत होता है, क्या है ये क्या होता है, आपने सुना होगा कई लोग प्लॉट खरीदने के लिए या कोई फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस मनी जमा कर देते हैं, एडवांस जमा कराते हैं, टोकन मनी कहलाता है, बट बाद में वो लोग क्या करते हैं, पैसे नहीं दे पाते, तो जो बिल्डर है उनके पैसे जब्त कर लेता है, अब फ्लैट भी नहीं मिलता, तो आपका नुकसान हो गया ना, तो ये नुकसान अलाउ नहीं होगा, इस प्रकार के नुकसान आपको अलाउ नहीं है। कोई भी 7th, हाँ, Violation of law is not normal incident of trade and expense incurred by way of penalty and infraction of law not deductible, वही वाली बात, कोई कानून का उल्लंघन कर रहे हो, कोई खर्चा अराइज हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस पर डिडक्शन मांग रहे हो, नहीं। ट्रेडिंग ड्यू टू लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो ट्रांसिट में नुकसान हो जाता है आपका ट्रक में, गोडाउन में, ये सब अलाउ नहीं। क्लियर? तो दीज आर द एक्सपेंसेस विच इज नॉट डिडक्टेबल। जनरल प्रिंसिपल ऑफ अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शन, अब आप ये पढ़ लो कि ओवरऑल खर्चा अलाउ होता कब है, हमने डिसअलाउ बार बार पढ़े, कौन सा खर्चा अलाउ नहीं होगा, तो एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि खर्चा कौन सी कैटेगरी का अलाउ होता है। तो देखिए क्या लिखा है, पहला, एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पहली बात वो खर्चा अलाउ करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में हुआ, प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर में हुआ। एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, हो आपके बिजनेस से अलग ना हो। नो डिडक्शन आर अलाउबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये भी हमने बोला, बिजनेस से पहले, बिजनेस खत्म होने टाइम में कोई खर्चा अलाउ नहीं। एक्सपेंस इनकर्ड बिफोर द सेटिंग, अभी मैंने आपको बताया, यानी बिजनेस का हो, बिजनेस के दौरान हो, बिजनेस से पहले, बिजनेस के बंद करने के टाइम का खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स में सेक्शन 35A(d). अब सरकार जो है कुछ बिजनेस को बढ़ावा देती है, सरकार क्या करती है,
कुछ बिजनेस को बढ़ावा देती है कि सरकार चाहती है कि इन सेक्टर में लोग व्यापार खोलें, इन नेचर का बिजनेस खोलें, इसको देश की ज़रूरत है, तो उसे बोलते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस। और इसमें सरकार आपको सस्ती लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी, बहुत प्रकार की सुविधाएं देती है। ठीक है, वो कौन से बिजनेस है देखिए, स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी लिखी हुई है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, सेटिंग अप ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। सरकार कहती है हमारे यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट को स्टोर करने की फैसिलिटी कम है। फ्रिज में नहीं कह रहा, फ्रिज आप घर में यूज करते हो वो, जिसमें तो आप 1-2 किलो पनीर रखते हो। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ क्विंटल ऑफ पनीर स्टोर करना है, क्विंटल ऑफ मिल्क स्टोर करना है, क्योंकि हमारे देश में खपत तो है, कंजम्पशन भी है, लेकिन अनाज खराब हो जाता है। तो सरकार कहती है डेयरी प्रोडक्ट का अगर आप क्या खोलेंगे, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, उसको हम क्या देंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस का दर्जा देंगे। नेक्स्ट, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी। फिर से वही बात आ गई ना, किसान खेती तो कर रहा है लेकिन उसका अनाज बर्बाद हो रहा है, तो आप क्या बिजनेस खोलो, स्टोरेज का, गोडाउन बनाओ आप। लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड एंड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट। समझो, ये है अडानी अंबानी का बिजनेस। क्या, विदेशों से पाइपलाइन बिछानी है जिसके रास्ते हम क्या खरीद रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेचुरल गैस। समझ रहे हैं आप। फोर्थ पॉइंट, बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया। होटल बनवाइए आप 2 स्टार से अबव की कैटेगरी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लासिफाई कर रखा है। सरकार चाहती है कि लोग होटल बनवाएं और अच्छी खासी होटल, ताकि हमारे विदेशी गेस्ट आके रुकें और उनको इंडिया टूरिज्म को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया। हॉस्पिटल आप बनाएं, कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएं, सरकार आपको रियायत देगी। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्कीम ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन फ्रेम सेंट्रल गवर्नमेंट। आप क्या करें, घर बनाएं, स्लम एरिया को डेवलप करें, झोपड़ी झोपड़ी को विकास को, ऐसा कोई काम करें, हम आपको बढ़ावा देंगे। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, खाद बीज का काम करें आप। नेक्स्ट 8th पॉइंट पे आइए, डेवलपिंग इंक्लूडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम करें आप, ये भी घर वगैरह का काम आ गया अफोर्डेबल रेट पे। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट, ये है अडानी का बिजनेस। अडानी का क्या काम है, जो बंदरगाह होते हैं जहां पे नाव रुकती हैं, उस डिपो को बनाना, उसका विकास करना। जैसे बस स्टैंड कहते हैं, रेलवे स्टेशन बोलते हैं, ऐसे ही जहां पे पानी के जहाज आके रुकते हैं उसको हम बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। उनको आप बनाइए, उसका व्यापार कीजिए। बी कीपिंग कीजिए आप, मधुमक्खी पालन कीजिए। सेटिंग अप ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी, स्टोरेज ऑफ शुगर, शुगर का स्टोरेज का काम कीजिए। लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और, खनिज पदार्थ को यहां से वहां ले जाने के लिए आप पाइपलाइन बनाइए। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग सेमी कंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सच यूनिट, ये क्या है, पानी को सुरक्षा, पानी को सुरक्षित करने का, प्यूरिफाई करने का प्लांट लगाइए आप। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कोई भी आप न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कीजिए, घर बनाइए, रोड बनाइए, डैम बनाइए, ब्रिज बनाइए, इससे देश का विकास होगा और देश विकसित कैटेगरी में जाएगा। तो दीज आर द बिजनेसेस अंडर 35 AD। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, सोचो, ये हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ताकि हम लोगों को सलाह दे सके। ये प्रोफेशनल लोगों का एक सब्जेक्ट है, हम फिर अपने क्लाइंट को सलाह देते हैं बिजनेस इसका खोलो, इसमें 5 साल तक टैक्स में रियायत भी मिलेगी, सरकार भी लोन दे देगी, सब कुछ आपको मिलेगा, सबको बिजनेस करना है। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस। इसमें सरकार आपको लोन भी देगी, सरकार आपको टैक्स भी माफ करेगी, सरकार आपको लैंड सस्ते रेट में देगी, वाटर का बिल नहीं, बिजली का बिल नहीं, क्योंकि आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो 35 AD सेक्शन बहुत फेमस है। क्लियर। देखिए, अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि डिडक्शन कितना मिलेगा, कितनी माफी मिलेगी, तो क्या लिखा हुआ है, नेचर एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन। नेचर एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो लिखा हुआ है 100% डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अबव बिजनेस। सोच रहे हो आप, 100% अलाउड, मतलब इन बिजनेस को सेटअप करने में, लगाने में जो खर्चे आएंगे वो सारे आपके माइनस हो जाएंगे आपके प्रॉफिट से। समझ रहे हैं आप, ये खर्चा तो आप कर रहे हैं लेकिन आपका सारा इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। और कई कई जगह कितना है दोस्तों, ये 150% भी है, कहीं कहीं पे 100% कितना है, 150%। मतलब अगर खर्चा हुआ 100 करोड़ तो माफी मिलेगी 150 करोड़। नहीं, डिडक्शन का मतलब क्या हुआ, डिडक्शन का मतलब क्या हुआ, आपका खर्चा हुआ 10 रुपए, हम आपके प्रॉफिट से माइनस करवाएंगे 15 रुपए। हम गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, गवर्नमेंट डिडक्शन देने का मतलब है माइनस करना, प्रॉफिट में से कम करना, क्योंकि इन बिजनेस में प्रॉफिट भी तो खूब होगा, तो प्रॉफिट खूब होगा, टैक्स भी तो खूब बनेगा, तो टैक्स हम नहीं बनने देंगे, सरकार डिडक्शन देंगे, डिडक्शन देंगे। क्लियर। आगे तो कितना है, 100% डिडक्शन, और कहीं कहीं कितना है 150% ऑफ टैक्स ऑडिट। पेज नंबर कितना है, 76, टैक्स ऑडिट।
सबसे पहले ये समझिए, टैक्स ऑडिट हमें करानी होती है जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर खत्म हुआ 31 मार्च, आपको टाइम मिलता है 31 ऑफ सितंबर, 30th ऑफ सितंबर। लेकिन गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है, गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है। रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है इंडिविजुअल एचयूएफ की 31 जुलाई ऑफ एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, कंपनी की होती है सितंबर, लेकिन गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है। तो मैंने जो नोट्स में लिखा 30 अक्टूबर 2022 ये एक्सटेंडेड डेट थी, यानी जो आपका प्रीवियस ईयर खत्म हुआ उसकी टैक्स ऑडिट कराने की डेट कहाँ तक चली गई थी, 31 अक्टूबर तक। ठीक है, कौन करता है टैक्स ऑडिट, सीए करता है। और कितने प्रकार की ऑडिट होती हैं, स्टैच्यूटरी ऑडिट होती है, कॉस्ट ऑडिट होती है, स्टॉक की ऑडिट होती है। इसी प्रकार से ऑडिट कौन सी होती है, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट में ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों होती है, देखिए ये चेक करता है सीए आके कि आपने जो टैली, जो आपने बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाया है वो सही बनाया है, नहीं बनाया, किसके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। जो अभी आपको मैंने पढ़ाया, क्या खर्चे अलाउ, क्या डिसअलाउ, टैक्स की सारी कंप्लायंस पूरी करी नहीं करी, जीएसटी कोई बकाया तो नहीं, इनकम टैक्स का बकाया तो नहीं, कोई आरओसी का पैसा बकाया तो नहीं, ये सब चेक करेगा। और अकाउंट्स वर्सेस टैक्स, आप समझ में आया, अकाउंट्स वर्सेस टैक्स चेक करेगा, अकाउंट्स का डेप्शन, टैक्स का डेप्शन, ये चेक करेगा, है ना, कि अकाउंट्स जो कहता है वो ठीक है, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एज पर इनकम टैक्स। एप्लीकेबिलिटी चेक कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी दो प्रकार से होती है, एक टर्नओवर बेसिस पे और एक प्रॉफिट बेसिस पे। टर्नओवर बेसिस पे कहता है अगर आप क्या करते हैं, अगर आपका व्यापार यानी आपका जो बिजनेस है उसमें जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट आप करते हो, 95% से ज़्यादा आपका लेन देन कैसे होता है, डिजिटल होता है। मतलब आपका 95% तक पैसा ऑनलाइन पेमेंट्स होती है। तो 10 करोड़ लिमिट है, 10 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट आपकी होगी, 10 करोड़ से कम है तो नहीं होगी। ये बात समझ में आती है। प्रॉफिट बेस पे बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, अच्छा नहीं, प्रॉफिट पे नहीं, अभी टर्नओवर पे ही देखो, स्लैश को ध्यान से देखो। अगर अगर आपका बिजनेस 95% नहीं है डिजिटल, मतलब 5% ज्यादा कैश में है, समझ रहे हो, तो फिर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है। तो बताओ नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कैश वालों को नुकसान हो रहा है। क्यों, 1 करोड़ पे ही टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गई। अगर डिजिटल है तो 10 करोड़ तक आप टैक्स ऑडिट मत कराओ, चलेगा। अगर आपकी ट्रांजेक्शन 5% ज्यादा कैश में होती है टोटल टर्नओवर का, तो हम आपसे क्या बोलेंगे, टैक्स ऑडिट आपकी 1 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, आगे पॉइंट एक लिखा हुआ है, देखिए, इफ ऑप्टेड 44 AD एंड शोइंग प्रॉफिट मार्जिन बिलो 6 to 8% टर्नओवर, देन टैक्स ऑडिट होगी। सर ये क्या मतलब, ध्यान सुनिए। एक सेक्शन होता है 44 AD, इस 44 AD कहता है कि आप अपने प्रॉफिट को अजम्पशन बेसिस पे दिखा सकते हो। हमने प्रॉफिट लॉस नहीं बनाया तो हमने अजम्पशन बेसिस पे दे दिया कि मेरा प्रॉफिट 20%, 30%, 40%, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इतना भी कम मत दिखाओ कि हमें डाउट हो जाए। तो गवर्नमेंट कहती है 6% और 8%। अगर आपका बिजनेस फिर से वही डिजिटल है और आप अजम्पशन बेसिस पे क्या दे रहे हो हमें, इनकम, तो 6% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 6% से कम बोल रहे हो है तो फिर टैक्स ऑडिट करवाओ, हमें डाउट, समझ रहे हो यहाँ पे ध्यान से। अगर आप 44 AD में रिटर्न फाइल कर रहे हो और सरकार को कह रहे हो कि मेरा प्रॉफिट 6% से कम है और आपका बिजनेस क्या है, मोस्टली डिजिटल है, तो 6% से कम में टैक्स ऑडिट है, ज्यादा में नहीं। ज्यादा है तो मतलब ठीक कर रहे हो। और अगर कैश में व्यापार है और कह रहे हो 8% से प्रॉफिट है, 8% से कम है, तो फिर हम आपको क्या करवाएंगे, टैक्स ऑडिट करवाएंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, 8% है डिजिटल वालों के लिए, 6% है कैश वालों के लिए। कैश वालों को हमेशा कम में पकड़ लेंगे, ठीक है। 44 AD मैंने आपको बताया। अब 44 AD मैंने आपको बता दिया होती क्या है। 44 AD लेता कौन कौन है, मोस्टली वो लोग लेते हैं जिनका बिजनेस व्यापार नहीं है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, इनको हम देते हैं। और इनको हम बोलते हैं कि आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना दिखाना है, जीपी 50% दिखाना है। देखो, जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इस बात को ध्यान समझो। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोचिंग लाइन में हूं, मेरा कोई खर्चा नहीं होता, मैं अपनी नॉलेज देता हूं, पैसा कमाता हूं, मेरा खर्चा क्या है, रेंट वगैरह बस। लेकिन जो व्यापारी है वो तो खरीदेगा तभी तो बेचेगा, और खरीद के नुकसान भी हो जाता है, माल नहीं बिकता, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, मार्जिन।
और सर्विस सेक्टर का मार्जिन ज़्यादा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको हम 50% तक के प्रॉफिट पे टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे। 50% से ज़्यादा जीपी अगर आप दिखाएंगे तो आपकी टैक्स ऑडिट नहीं है, कम दिखाओगे तो टैक्स ऑडिट है। जीपी यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आती है? तो 44 एडी हो गया, ऐसे समझिए 44 एडी हो गया किसके लिए? बिजनेस ट्रेडर के लिए। और जो मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बताया उनके लिए बस सेक्शन अलग है, सिस्टम एक ही है, उसको हम बोलते हैं 44 एडीए। उनके लिए क्या लगता है? 44 एडीए। और उनको ध्यान रखना है कि उनको अपना जीपी 50% से कम नहीं दिखाना, दिखाओगे तो क्या करवानी पड़ेगी? टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, सीए को खर्चा देना पड़ेगा। एडी बिजनेस वालों के लिए 44 एडी इज फॉर बिजनेस ट्रेडर्स, व्यापारी। अब प्रोफेशनल्स के लिए क्या है? 44 एडीए, लेकिन उनको जीपी कितना दिखाना है? कम से कम 50 दिखाना है। 50 से कम में क्या करवाना पड़ जाएगा? उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब टैक्स ऑडिट हमने लिमिट पढ़ ली। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे टैक्स ऑडिट के फॉर्म कौन कौन से होते हैं। देखिए टैक्स ऑडिट का फॉर्म एक लिखा हुआ है 44। जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं 3 फॉर्म है, 3CA, 3CB, 3CD। ये क्या होता है सर? ये ऐसे मान के चल लो आप कि जब सीए ऑडिट करने आएगा तो कुछ फॉर्म भरवाएगा। 3CA, 3CB होती है टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट, और 3CD होता है फॉर्म जिसमें होते हैं क्वेश्चनियर, जिसमें होते हैं क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें 45-46 क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन कैसे होते हैं? रिलेटेड टू टैक्स एंड अकाउंट, जिसमें पता चल जाएगा कि असेसी ने कोई छुपाया तो नहीं है। क्वेश्चन कैसे होंगे मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा प्रैक्टिकल क्लास में। 44 एडी वो दिखा दूंगा फॉर्म, सॉरी 3CD फॉर्म दिखा दूंगा। कोई एसेट तो नहीं बेचा, कोई आरओसी का पैसा तो नहीं दिया, कोई गेन तो नहीं हुआ, कोई पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं किया। तो ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि उसकी अकाउंट सही है या गलत। तो 3CD क्या है? एक फॉर्म है जो फिल करना होता है, मैंडेटरी, गवर्नमेंट को अपलोड होता है। और 3CA 3CB फॉर्म है, 3CA अलग लोगों के लिए, 3CB अलग लोगों के लिए। ठीक है, अब लिखा हुआ है दोस्तों पेनल्टी। अगर टैक्स ऑडिट आप पे एप्लीकेबल है या थी, आपने नहीं कराई, तो अगर गवर्नमेंट को पता लगता है तो पेनल्टी लगेगी कितना दोस्तों? 5% ऑफ टर्नओवर, जितनी टर्नओवर है, या 1.5 लाख, मिनिमम ऑफ 2, मिनिमम ऑफ 2। ठीक है, बस ये हमारा टैक्स ऑडिट यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर? 44 एडी 44 एडी वो लोग भर रहे हैं जिनको अपने प्रॉफिट पे अजम्पशन लेनी है। उनका टैली प्रिपेयर नहीं है, उनका बैलेंस शीट प्रिपेयर हुआ ही नहीं, अजम्पशन बेसिस पे आईटीआर डाली जा रही है। तो ये सेक्शन के बारे में क्या लिखा है देखो। अगर आप 44 एडी में रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है? नो नीड टू फॉलो अदर प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी। तो जो पीजीबीपी के नियम कानून आप पे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने अजम्पशन बेसिस पे बता दिया। हाँ, मिनिमम प्रॉफिट आप दे देना गवर्नमेंट को, बस जो आपने गवर्नमेंट ने बता रखा है। यानी सेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, उस सेक्शन का नाम है 28 से 43 तक, वो सब आप पे एप्लीकेबल नहीं है। और 44 एडी लेता कौन है? तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप्स, जिनकी बैलेंस शीट पीएनएल रिक्वायर्ड नहीं है या बनाया नहीं है जिन्होंने। ठीक है, अच्छा, हु इज एलिजिबल? कौन 44 एडी ले सकता है? यानी सबको नहीं देंगे। पता रिलायंस, विप्रो, जनपैक्ट, ये सब 44 एडी से रिटर्न फाइल कर रही है, नहीं। तो फिर हम टर्नओवर चेक करेंगे। टर्नओवर क्या बोलती है? टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। भैया आप ऐसे व्यापारी हैं जिनकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा रही है, तो 44 एडी आप मतलब आप एक्चुअल प्रॉफिट बताओ कितना है, उस पर आप टैक्स भरो। मिनिमम प्रॉफिट फिर से वही आ गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोफाइल नहीं है, प्रॉफिट है। मिनिमम प्रॉफिट मैंने आपको बताया, अगर आपका कैश में बिजनेस है ज्यादा तो मिनिमम 8% दिखाना है। मिनिमम 8% प्रॉफिट होना चाहिए। 10 दिखाओ, 12 दिखाओ, 15 दिखाओ। लेकिन अगर आप मिनिमम प्रॉफिट 8% नहीं दिखा रहे हो, कैश का काम है, तो 44 एडी नहीं देंगे। और 6% किसके केस में? डिजिटल पेमेंट, वही बैंकिंग चैनल के थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन होती है, तो आप 44 एडी ले सकते हैं। ये उल्टा नहीं हो गया? उल्टा नहीं, अगर आप विद इन लिमिट है तो ठीक है, वरना होगी ना टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट हुई तो 44 एडी थोड़ा ना मिला। 44 एडी की टैक्स ऑडिट नहीं होती। 44 एडी अगर ले टैक्स ऑडिट कहाँ हुई? लेकिन जब डाउट है तो टैक्स ऑडिट होती है। ठीक है, नॉट अप्लाई, किनके ऊपर ये अप्लाई नहीं है? प्रोफेशनल्स के ऊपर, एजेंसी बिजनेस के ऊपर। और अगर आपका बिजनेस क्या है? कमीशन ब्रोकरेज का,
क्योंकि इनको हम क्या देंगे नीचे 40 फॉर ADA, इनको क्या देंगे हम 40 फॉर ADA। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एनी डिडक्शन इन अलाउड पीजीपी कोई और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आपने 40 फॉर AD स्कीम ले ली तो। एक तरीके से याद है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम ले तो इनपुट आउटपुट नहीं मिलता उसमें। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनो, अगर 40 फॉर AD ले ली तो 5 साल तक 40 फॉर AD ही फॉलो करना है। एक साल भी अगर 40 फॉर AD ड्रॉप किया तो हमेशा के लिए ड्रॉप, या फिर टर्नओवर ज्यादा हो गई तो 40 फॉर AD तो ले ही नहीं सकते। क्लियर? अब देखते हैं 40 फॉर ADA किसके लिए है। 40 फॉर ADA डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, ये सब जो प्रोफेशनल हैं, इनको मिनिमम रिसिप्ट कितनी दिखानी है दोस्तों? 50% ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है। नहीं दिखाओगे तो क्या हो जाएगी? टैक्स ऑडिट, क्योंकि हमें आपके ऊपर डाउट है। लेकिन और टर्नओवर की लिमिट कितनी है? अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। तो देखो गवर्नमेंट दो तरीके से पकड़ रही है आपको, एक पकड़ रही है प्रॉफिट कम दिखाने पे, एक पकड़ रही है ज्यादा बिजनेस होने पे। तो अगर आपका बिजनेस 50 लाख से ऊपर है तो भैया कराओ टैक्स ऑडिट, हमें भी कुछ पैसे दो। लेकिन आप कह रहे हो मेरा तो प्रॉफिट ही कितना हुआ, 50% मेरा प्रॉफिट कम है जीपी, तो हमें डाउट है, फिर करवाओ। तो एक बार प्रॉफिट के हिसाब से, एक बार टर्नओवर के हिसाब से लिमिट गवर्नमेंट ने बना रखी है और आपकी टैक्स ऑडिट करवाई जाती है। ये हमारा हो गया 40 फॉर AD एंड 40 फॉर ADA। क्लियर? ये जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो ये बहुत यूज होते हैं सेक्शन, बिजनेस रिटर्न में। नॉर्मली IITR कम लोगों को ज्यादा परेशान ना करने के लिए 40 फॉर AD यूज हो जाता है। 40 फॉर AD यूज होता है, बड़े बड़े व्यापारी नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनियां है तो फिर प्रॉफिट और लॉस प्रॉपर बनता है, सारी PGT कंप्लायंस पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, राइट।